Class 7, today I am starting with your physics lesson, lesson 13, motion and time. This will come in your half yearly examination, and this is the last chapter of your half yearly examination. So please prepare all the chapters which have been taught. The science exam will be held in the last. So let us read. In class 6, you have learned about different types of motions. You learned that a motion could be along a straight line, it could be circular or periodic. Can you recall these three types of motions? Straight line में when you walk in a straight line, and if say if we are on a merry-go-round and we are in a circular motion. Have you seen the pendulum of a time clock? And ऑन अ स्विंग, जैसे झूले पे आप बैठते हैं तो ऐसे ऐसे जो मोशन होती है, दैट इज़ पीरियोडिक मोशन. सर्कुलर इज गोइंग राउंड एंड राउंड लाइक अ व्हील ऑफ अ car or a bus or a cycle or a bicycle or a motorbike, etc. So these are different types of motions which you have learned. Table 13.1 gives some common examples of motion. Identify the type of motion in each case. So some examples are given of different types of motions. Whether they are in a straight line, circular or periodic, you have to tell them. Soldiers in a march past in a straight line. Bullock cart moving on a straight road is a straight line, but its wheels, the wheels are in a circular motions, right? सर्कुलर मोशन. एंड हैंड्स ऑफ एन एथलीट इन अ रेस, आपने देखा है भागते हुए एक एथलीट को आगे पीछे अपने हाथ ऐसे ऐसे करता है, तो वो पीरियोडिक मोशन है. पैडल ऑफ अ बाइसिकल इन मोशन, एक पैडल जो है बाइसिकल का वो स्ट्रेट लाइन में भी चल रहा है और सर्कुलर में भी चल रहा है, दोनों तरह के मोशन होते हैं. जो पंखा होता है वो सर्कुलर मोशन में चल रहा है. मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, तो सर्कुलर भी है और एक डेफिनेट टाइम में अर्थ जो है सन के चारों तरफ घूम पाती है, दैट इज़ इन 365 days. So it is a periodic motion also. Periodic motion is a motion which takes place after a definite time. It is repeated again and periods आप जानते हैं क्लासेस में आपके लगते हैं, तो वो हर 45 मिनट से 40 मिनट्स के बाद लगते हैं, तो ये पीरियड्स कहलाते हैं. इसी तरह मोशन ऑफ अ स्विंग, आप झूले पे बैठते हैं तो पीरियोडिक मोशन है, आगे पीछे ऐसे ऐसे आप झूलते हैं. एंड मोशन ऑफ अ पेंडुलम, पेंडुलम क्लॉक में भी आप जानते हैं ना, पेंडुलम जो होता है एक क्लॉक का, वो कभी इधर जाएगा फिर कभी इधर, फिर वापस इधर से इधर आके फिर वापस उधर से वापस आएगा, तो ये पीरियोडिक मोशन है. इसके बारे में इसको ऑसिलेटरी मोशन भी बोलते हैं, वो अभी आप आगे पढ़ेंगे. तो इट इज़ कॉमन एक्सपीरियंस दैट द मोशन ऑफ सम ऑब्जेक्ट्स इज स्लो वाइल दैट ऑफ सम अदर्स इज फास्ट. अब कुछ मोशन ऐसे हैं जो बहुत स्लो हैं तो कुछ फास्ट हैं. तो कुछ व्हीकल्स दूसरे से ज़्यादा फास्ट चलती हैं, और जो है एक ही व्हीकल कभी तेज़ चलती है कभी स्लो चलती है. तो आप कोई ऐसे 10 ऑब्जेक्ट्स की लिस्ट बनाइए जो सीधे अब लाइन में चलते हैं, और उनको बताइए कौन से स्लो हैं कौन से फास्ट हैं. तो आप कैसे डिसाइड करेंगे कौन सा फास्ट है कौन सा स्लो है? तो आप अगर एक रोड पे जा रहे हैं तो एक जो है दूसरे व्हीकल से आगे निकल जाती है, तो आप कहेंगे कि वो ज़्यादा फास्ट है, तो आप बता सकते हैं. अब आप 13.1 को देखिए. एक फिगर आपको एक फ़ोटोग्राफ दे रखी है, उसमें कुछ व्हीकल्स की पोजीशन बताई गई है जो कि रोड पे चल रही हैं एक ही डायरेक्शन में, किसी एक इंस्टेंट यानी किसी एक मोमेंट यानी क्षण में. अब 13.2 में देखिए, और उन्हीं व्हीकल्स की पोजीशन कुछ समय के बाद दिखाई गई है. तो उसके बाद आप ये हमें बताइए कि कौन सी व्हीकल जो है सबसे तेज़ चल रही है और कौन सी सबसे स्लो चल रही है. तो ये देखते हैं इसको. यहाँ पे ये एक मोमेंट पे तो ये यहाँ पर हैं, ये कारें चल रही हैं, सारी कारें हैं. और उसके बाद आपने क्या देखा कि ये यहाँ पर जो ब्लू कार है वो सबसे आगे आ गई है, और ये जो लाइट ब्लू है सबसे पीछे रह गई है. तो आप कह सकते हैं कि ये स्लोएस्ट है और ब्लू कार फास्टेस्ट है. द डिस्टेंस मूव्ड बाय ऑब्जेक्ट्स in a given interval of time can help us to decide which one is faster or slower. अगर आपको एक डेफिनेट टाइम में ये पता चल जाए कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितना मूव कर रहा है,
तो आप बता सकते हैं कि कौन सा फास्ट है और कौन सा स्लो है। आप कंपेयर भी कर सकते हैं। जैसे आप जो है अपने दोस्त को मिलने बस स्टैंड पे सी ऑफ करने गए, उसको छोड़ने गए, और आप अपनी बाइसिकल को पैडल कर रहे हैं। जैसे ही बस चली, आपने अपनी साइकिल चलानी शुरू कर दी अपने घर की तरफ, और जो डिस्टेंस कवर्ड बाय यू आफ्टर 5 minutes would be much smaller than that covered by the bus. Would you say that the bus is moving faster than the bicycle? 5 मिनट में आप जितना डिस्टेंस कवर करेंगे, बस उस 5 मिनट में बहुत दूर जा चुकी होगी। तो कौन फास्ट है? बस फास्ट है। तो हम कहते हैं कि जो फास्टर व्हीकल है उसकी स्पीड ज़्यादा है। तो अब स्पीड क्या होती है आप देखिए। अब जैसे स्पीड का ये फॉर्मूला याद कर लीजिए आप लोग। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। कितने समय में कितनी दूरी तय करी है वो उसकी स्पीड होती है। अब डिस्टेंस कैन बी इन किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, एंड द टाइम कैन बी इन आवर, मिनट और सेकेंड। हम लोग जो फॉलो कर रहे हैं वो स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट्स हैं। स्टैंडर्ड इंटरनेशनल SI यूनिट्स जो है स्पीड में हम मीटर पर सेकंड में लेते हैं उसको हमेशा। तो अब इन 100-meter रेस it is easy to decide whose speed is the highest. One who takes shortest time to cover the distance of 100 meter has the highest speed. आप जानते हैं ना, ओलंपिक्स में the fastest man on the earth is supposed to be the one who is covering 100 meters in the shortest span of time. तो उससे डिसाइड हम करते हैं कि कौन फास्टेस्ट है, और हर साल रिकॉर्ड ब्रेक होता है। और अब ऐसी डिवाइसेस आ गई हैं जिससे हम 1 billionth of a second को भी मेजर कर सकते हैं। 1/100 croreth of a second, ये भी आपको मैं बताऊंगी आगे। नैनो सेकेंड बोलते हैं उसको। लेट्स कम टू स्पीड। You are probably familiar with the word speed. In the examples given above, a higher speed seems to indicate that a given distance has been covered in a shorter time. वो ऑब्जेक्ट फास्ट है जिसने कम समय में ज़्यादा दूरी तय कर ली, और या फिर जो दिया हुआ डिस्टेंस है उसको कम समय में तय किया। जैसे 100 मीटर की रेस में जिसने सबसे कम समय लिया वही फास्टेस्ट था। अब जो सबसे कन्वीनियंट वे है, सबसे आसान तरीका है कि कौन से दो ऑब्जेक्ट्स में से फास्ट कौन सा है, तो हम कंपेयर कर लें एक यूनिट टाइम में उन्होंने कितना डिस्टेंस कवर किया है। यूनिट टाइम का मतलब है 1 घंटे में या 1 मिनट में या 1 सेकंड में कितना दूरी कवर करी है दोनों ने। जिसने ज़्यादा दूरी कवर करी है वो ज़्यादा फास्ट है। तो अगर हमें पता चल जाए कि 2 बसेस हैं तो उनमें से उन्होंने कितना डिस्टेंस कवर किया 1 घंटे में, तो हम बता सकते हैं कि कौन सी फास्ट है कौन सी स्लो है। तो वी कॉल द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ यूनिट टाइम इज़ द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो इस वाली जो आपकी ये फॉर्मूला मैंने बताया कि द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट का मतलब 1 आवर, 1 मिनट और 1 सेकेंड, उसमें उसने कितनी दूरी तय करी, यूनिट टाइम में कितनी दूरी तय करी, दैट टेल्स अस अबाउट द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ स्पीड। अगर आप कह रहे हैं कि कोई कार 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल कर रही है, इसका मतलब ये है कि वो 1 आवर में 50 किलोमीटर तय करती है। लेकिन आपको पता है कि कोई भी व्हीकल कांस्टेंट स्पीड से तो चलता नहीं है 1 घंटे तक, वो भी क्योंकि कार कहीं पर स्लो हो रही है, जहाँ ट्रैफिक है वहाँ स्लो हो गई, ब्रेक लगा दिया, तो कहीं गड्ढे हैं तो और स्लो कर दिया गया उसको, फिर जहाँ ओपन रोड है और अच्छा रोड है तो वहाँ बहुत फास्ट कर दी उसने। तो
कोई ये कांस्टेंट स्पीड नहीं है या यूनिफॉर्म स्पीड नहीं है, ये नॉन यूनिफॉर्म स्पीड कहलाती है। तो आप कैसे पता करेंगे कि उसकी स्पीड क्या है? हमने यहाँ कह दिया 50 किलोमीटर पर आवर है, तो ये तो हो नहीं सकता कि लगातार 50 किलोमीटर, स्टार्ट भी उसने 50 किलोमीटर से की और ब्रेक भी आके उसने 50 किलोमीटर पे लगाया, ऐसा नहीं होता है। पहले वो स्लोली चलती है, फिर पिकअप करती है, उसके बाद जो है जब हम कहते हैं कि 50 किलोमीटर पर आवर चल रही है, तो हम क्या कर रहे हैं? हम क्या करते हैं? टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन 1 आवर ये पता कर लेते हैं। तो अब ये हम परवाह नहीं करते कि जो है वो कांस्टेंट स्पीड से चल रही है या नहीं चल रही है। तो ये कहलाती है एवरेज स्पीड। तो हम यहाँ पे एवरेज स्पीड के लिए जो है सिर्फ स्पीड वर्ड यूज़ करेंगे। तो फॉर अस द स्पीड इज़ द टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम टेकन। तो यहाँ पे स्पीड का मतलब आपका ये है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड, टोटल टाइम टेकन। तो कहीं भी हम नहीं देखते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है बहुत दूर तक और बहुत लंबे समय तक। तो अगर एक स्ट्रेट लाइन में चल रहा है तो उसको हम, और चेंज करता जा रहा है अपनी स्पीड को, तो उसको हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। और दूसरी तरफ अगर स्ट्रेट लाइन में एक ही स्पीड से चल रहा है तो उसको हम यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। तो यहाँ पर एवरेज स्पीड विल बी द एक्चुअल स्पीड, बट इट सेल्डम हैपन्स। अगर बहुत दूरी तक कोई भी व्हीकल एक ही स्पीड से चलता रहे तो वो यूनिफॉर्म मोशन कहलाएगा। We can determine the speed of a given object once we can measure the time taken by it to cover a certain distance. So आपने डिस्टेंसेस को मेजर करना सीखा हुआ है, टाइम को कैसे हम मेजर करेंगे? तो अब हम आते हैं टाइम पर। अगर आपने क्लॉक देखी है तो आप टाइम डिसाइड कर लेते हैं। तो वो कैसे अप्रॉक्सीमेट टाइम बताते थे हमारे पूर्वज जो थे शैडोज़ को देख के। तो वो आप जानते ही हैं कि जो है पहले शैडोज़ जो होती हैं शॉर्ट होती हैं जब सूरज उगता है, फिर जब 12 बज जाते हैं तो हमारी शैडो हमारे बराबर ही हो जाती है। और जब सूरज डूबता है ईस्ट में, ईस्ट में उगता है और वेस्ट में डूबता है, तो ईस्ट में जब वो उगता है तब शैडोज शॉर्ट होती हैं। 12 बजे हमारे बराबर हो जाती हैं, जो भी ऑब्जेक्ट है उसके बराबर उसकी शैडो हो जाती है। और जब डूबता है वेस्ट में तो शैडोज लेंथी हो जाती हैं, ज़्यादा लंबी हो जाती हैं, और फिर सूरज डूब जाता है। हाउ डू वी मेजर टाइम इंटरवल ऑफ अ मंथ और अ ईयर? So our ancestors noticed that many events in nature repeat themselves after definite intervals of time. तो उन्होंने ये देखा कि जो हमारे जो जितने भी कई ऐसे फिनोमिनन हैं जो कि एक डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम के बाद होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल उन्होंने देखा सूरज रोज़ उगता है और सुबह के टाइम, और तो उन्होंने बता दिया कि जब उगता है और डूबता है तो उसको हम डे कहेंगे। मंथ कैसे उन्होंने मेजर किया? आप जानते हैं कि 2 बार मंथ में पूर्णमासी होती है, 2 बार अमावस्या होती है, फुल मून एंड न्यू मून। तो उससे उन्होंने मंथ को 2 हिस्सों में बांट दिया। तो जो है इस तरह उन्होंने मेजर किया फ्रॉम 1 न्यू मून टू द नेक्स्ट। न्यू मून इज़ अमावस्या, तो एक से दूसरी अमावस्या को उन्होंने जो है मान लिया कि वो एक पूरा मंथ हो गया। ईयर जो था उन्होंने कैसे मेजर किया? सूरज के चारों तरफ एक चक्कर यानी रिवॉल्यूशन लगाने में अर्थ जितना टाइम लेती है, दैट वाज 1 ईयर। सो ऑफन वी नीड टू मेजर इंटरवल्स ऑफ टाइम विच आर मच शॉर्टर देन अ डे। अब दिन में कितने कई समय मेजर करने होते हैं, तो क्लॉक्स और वॉचेस जो है ये मेजरिंग डिवाइसेस हैं। तो ये कैसे मेजर करती हैं? ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन ऑल ऑफ देम दे मेक यूज़ ऑफ पीरियोडिक मोशन। तो मोस्ट वेल नोन पीरियोडिक मोशन इज़ ऑफ अ सिंपल पेंडुलम।
तो आप देखिए ये वॉल क्लॉक है। ये वॉल क्लॉक में ये जो हिस्सा है इसका ये पेंडुलम है, ये इस तरह से मूव करता है। इसको हम ऑसिलेटरी मोशन बोलते हैं। यही जो है टाइम क्लॉक में या टेबल क्लॉक में यही जो मैकेनिज़्म है वो यूज़ किया गया है। ये डिजिटल क्लॉक है जो आजकल चल रही हैं, तो ये सेल्स से चलती हैं। तो देखिए एक सिंपल पेंडुलम है, आप उसको एक थ्रेड से अगर एक बॉब को या एक स्टोन को बांध दें, ये बॉब कहलाता है। तो और उसको अगर आप छोड़ दें थोड़ा सा इधर लाके, तो ये ऐसे ऐसे चलने लगेगा। पहले ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन से बी पोजीशन पे आएगा, फिर बी से ओ पे आएगा और फिर ओ से ए पे आएगा। ए से ए के आने के बाद ये फिर वापस आ जाएगा ओ पे, फिर ये चला जाएगा बी पे, और इस तरह ये मोशन चलता रहेगा। A simple pendulum consists of a small metallic ball or a piece of stone suspended, मतलब लटका दिया जाता है, from a rigid stand। rigid मतलब ये एक सीधा या और फिक्स्ड जगह से लटका दिया जाता है। किससे? एक थ्रेड से। मेटेलिक बॉल को बॉब कहते हैं पेंडुलम का। तो ये पेंडुलम है, ये सिंपल पेंडुलम। तो ए जो है फिर 13.A में ये रेस्ट की पोजीशन में है, या मीन पोजीशन बोलते हैं उसको। वी कॉल इट द मीन पोजीशन। और जब जो है बॉब को रिलीज़ कर दिया, पेंडुलम के बॉब को एक तरफ थोड़ा सा ले जाके, तो ये टू एंड फ्रो इधर से उधर चलने लगता है। सो द टू एंड फ्रो मोशन, the to and fro motion of a simple pendulum is an example of a periodic or an oscillatory motion। oscillatory की स्पेलिंग याद करिएगा, OSCILLATORY। अच्छा, the pendulum is said to have completed one oscillation when its bob starting from its mean position O moves to A and back to O। ठीक है, तो एक ऑसिलेशन कब होगा? जब उसकी जो मीन पोजीशन है ओ से ये कहाँ जा रहा है, मान लीजिए आपने इस तरफ उसको जो है छोड़ा ले जाके, तो ओ से ए की तरफ गया और फिर वहाँ से बी की तरफ आया, फिर ओ की तरफ आया, तो एक ऑसिलेशन पूरा हो गया। यानी ओ से ए गया, फिर ए से ओ आके बी गया, फिर बी से ओ आ गया, तो ये एक पूरा ऑसिलेशन माना जाएगा। समझे आप? तो व्हाट इज़ एन ऑसिलेशन? फ्रॉम ए ओ टू ए, देन अगेन फ्रॉम ए टू ओ, एंड देन फ्रॉम ओ टू बी, एंड देन बैक फ्रॉम बी टू ओ। This completes one oscillation. The pendulum also completes one oscillation when its bob moves from one extreme position to the other extreme position B and comes back to A। ये भी हम कह सकते हैं कि A से B पे गया और फिर B से A पे आ गया, A से B गया और B से A आ गया, तब भी हम कह सकते हैं कि उसने अपना एक ऑसिलेशन पूरा कर लिया। What is the time period? The time taken by the pendulum to complete one oscillation is called its time period। इस पे बेस्ड अभी आप न्यूमेरिकल्स करेंगे कुछ, तो आपको और भी ज़्यादा समझ में आ जाएगा। Now set up इसको एक्टिविटी करनी है आप 13.2। Set up a simple pendulum as shown in the figure 13.4। आप एक पेंडुलम सेटअप करिए with a thread or string of length nearly 1 meter। 1 meter की आप स्ट्रिंग जो है या उससे लटका दीजिए उसको, और कोई भी आपके पंखा चल रहा है तो उसको बंद कर दीजिए, उसको उसकी मीन पोजीशन में रेस्ट कर दीजिए, और उसके बाद मार्क कर लीजिए फ्लोर पे उसकी मीन पोजीशन को, या फिर उसके पीछे जो वॉल है उस पर मार्क कर लीजिए। इसके लिए अब हमको एक स्टॉप वॉच चाहिए।
उसके टाइम पीरियड को नोट करने के लिए। अगर नहीं है तो टेबल क्लॉक या रिस्ट वॉच भी आप यूज़ कर सकते हैं। अब सेट करिए पेंडुलम को मोशन में, उसको चला दीजिए। थोड़ा सा उसका जो बॉब है उसको एक तरफ ले जाके छोड़ दीजिए और वो सीधा रहना चाहिए धागे को जब आप उसको ले जाएं दूसरी तरफ। नाउ रिलीज द बॉब फ्रॉम द डिस्प्ले। अब छोड़ दीजिए डिस्प्ले पोजीशन पे ले जाके, उसको पुश नहीं करना है, ठीक है, ताकि वो अपनी स्पीड से ही ऑसिलेट करे। अब टाइम नोट कर लो क्लॉक का, जब वो वापस अपनी मेन पोजीशन में एक ऑसिलेशन के बाद आए और या फिर एक्सट्रीम पोजीशंस में एक से दूसरी जगह से आप आया, फिर ए से बी आया, फिर बी से इसको भी आप मेजर कर सकते हैं। अगर वो मुश्किल लग रहा है तो आप इस तरह से भी टाइम नोट कर सकते हैं। अब जो है आप एक ऑसिलेशन में कितना टाइम ले रहा है वो आप मेजर करिए। अब आप ये देखिए कि एक ही को तो आप नोट कर नहीं सकते, तो आप देखिए 20 ऑसिलेशन उसने कितने टाइम में नोट करी है, कितने टाइम में उसने कंप्लीट करी है। और रिकॉर्ड कर लीजिए अपनी ऑब्जर्वेशन को 13.2 में, इस वाली एक टेबल में। तो जो पहली ऑब्जर्वेशन इज़ अ सैम्पल, और आपकी ऑब्जर्वेशंस अलग अलग हो सकती हैं, तो आप उसको जो रिपीट करिए एक्टिविटी को जो है कई बार, और अपने रिकॉर्ड करिए, और 20 ऑसिलेशंस जो है उनको उसका टाइम नोट करिए। और जो टाइम जो नोट करेंगे उसको 20 से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि आप 20 का नोट कर रहे हैं तो एक के लिए आप 20 को से उसे डिवाइड कर देंगे, तो उससे आपको एक ऑसिलेशन का टाइम पता चल जाएगा और वही उसका टाइम पीरियड होगा। तो जो है हो सकता है कुछ अलग भी आपकी रीडिंग्स आए, मगर बेसिकली जो उसका टाइम पीरियड है वो सेम रहता है। तो nowadays most clocks or watches have an electric circuit with one or more cells. These clocks are called quartz, QUARTZ clocks, and it is more accurate than the clocks available earlier. अब आप देखिए जैसे आपने 20 ऑसिलेशंस का आपने टाइम मेजर किया, तो मान लीजिए 42 सेकंड में 20 ऑसिलेशंस हुई, तो 42/20 जब आप करेंगे तो ये हो जाएगा 2.1 सेकेंड टाइम पीरियड उसका। इसी तरह 40 सेकेंड को 20 से डिवाइड करिए तो 2 सेकेंड, और 41 सेकेंड आ रहा है तो 2.05 सेकेंड, ये इसका टाइम पीरियड हो गया।